थर्मल स्ट्रेस। ये बताओ, एक रॉड है, इसकी लेंथ है, इसमें फोर्स लगाए, इसकी लेंथ होगी L प्लस डेल्टा। तो इसमें स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन कितना है इसमें? डेल्टा L अपॉन L। आया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। आया ना? ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। तो स्ट्रेस कितना है? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। आया ना? पढ़ा है ना आपने ये? हाँ भाई बताओ बताओ, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है। अब ये चीज बताओ, एक रॉड है, लेंथ है, यंग मॉडुलस है, अल्फा है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको हीट किया है तो इसमें लेंथ में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा टी से इसका टेंपरेचर चेंज किया, कल ये पढ़ा था हमने पूरा। जब ये चीज ऐसी हो गई है तो हमें को ये बताओ कि इसमें स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन कितना है इसमें, ये बताओ मेरे को। अल्फा डेल्टा डी। कितना है? अल्फा डेल्टा डी। बहुत बढ़िया। तुमने क्या किया? डेल्टा एल अपॉन एल कर दिया, आया ना? तो एल से एल गया हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसमें स्ट्रेस कितना है? इस रॉड में स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस कितना है इसमें? यार 2 मिनट में लिखता है। स्ट्रेस कितना है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये सब कर पूछो क्यों? इस स्ट्रेस की डेफिनेशन बताओ, क्या होता है स्ट्रेस? रीस्टोरिंग फोर्स। अगर रीस्टोरिंग फोर्स है ठीक है, क्या है? अगर रीस्टोरिंग फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स है तो अगर तुम किसी चीज को हीट कर दोगे तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसकी लेंथ जो डेल्टा एल से चेंज हुई है, अब इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो ही कितनी है? एल प्लस डेल्टा एल। भाई किसी चीज को गर्म कर दोगे तो उसकी नेचुरल लेंथ भी वही हो जाती है जो नई लेंथ, उसमें कोई आपने फोर्स लगाया, कोई रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि तुम क्या बोलते हो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से बढ़ गई ना। हाँ है ना? तो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, जबरदस्ती फोर्स लगा के थोड़ी रोक रखा है वहां पे, तो अपने आप रुकी है वो चीजें। हाँ है ना? तो थर्मल एक्सपेंशन जब, अब देखो लेकिन अब बात क्या होगी, अगर मान लो दो वॉल्स हैं, दो वॉल्स हैं, इसके बीच में एक रॉड लगा दिया, ये रॉड लगा दिया, इसकी लेंथ एल है, यह मॉडुलस वाई है और थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है। इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता है, मान लो पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी कितना आ गया? 70। कितना आ गया? 70 आ गया। सबको समझ में आ रही है बात? तो जब 70 आ गया डेल्टा टी, तो अब इसके अंदर ये बताओ, टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे, ये इसके नेचुरल टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, कुछ इतनी बड़ी होनी चाहिए इसकी लेंथ, तो इसकी नेचुरल लेंथ क्या होनी चाहिए थी?
दैट इज ये लेंथ होनी चाहिए। ये कौन सी लेंथ होनी चाहिए इसकी? नेचुरल लेंथ होनी चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये लेंथ 10 पे है और ये लेंथ कितने पे होनी चाहिए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये नेचुरल लेंथ होनी चाहिए। लेकिन अभी लेंथ है कितनी इसकी? क्योंकि दीवार है तो एक्सटेंड तो हो नहीं पाई, तो एक्चुअली इसकी लेंथ क्या रहेगी? इतनी रहेगी। तो ये बात बताओ, क्या इसके अंदर किसी स्ट्रेस डेवलप होगा? भाई गर्म करने से एक्चुअली में लेंथ क्यों? यस सर। ये तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया। ऐसे में अगर दो चीजें दीवार पकड़ के इसको यूं तो दबा दियो, लेंथ कम कर दी। नेचुरल लेंथ ये होनी चाहिए, तो दीवार ने इसको दबा के इसकी लेंथ ये कर दी ना, आया ना? तो इसके अंदर स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन क्या होगा इसमें? अरे स्ट्रेन चेंज इन लेंथ कितनी हुई है? डेल्टा नेचुरल लेंथ क्यों नहीं थी? लेंथ नहीं है, तो चेंज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होनी चाहिए? एल प्लस डेल्टा। आया? तो इसके अंदर क्या है? ये स्ट्रेन है। आया? क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कौन सी? जब क्या हो, कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ना हो। आया? वो कौन सी लेंथ होती है? नेचुरल लेंथ। तो अब ये बात, जब इसमें स्ट्रेन है तो अब इसके अंदर स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस किसके बराबर होगा? स्ट्रेस किसके बराबर होगा? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये लॉजिक समझ में आ गया? तब इसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया। स्ट्रेस बोलो तो ये रॉड के अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। कब डेवलप होगा? जब इस दीवार में इसमें इधर फोर्स लगाया होगा, तो इसने इस दीवार में इधर फोर्स लगाया बाहर की तरफ, आया, ताकि अपनी शेप रिगेन करे। बात समझ में? तो दीवार का ये एंड क्या फोर्स लगा रहा है पता चल जाएगा। दीवार का ये एंड भी इतना ही फोर्स लगा रहा होगा इसकी तरफ। क्या लॉजिक समझ में आया? थर्मल स्ट्रेस मिलेगा पक्का। हाँ तो जब ये दो बार से उसको लिमिट करेंगे सर, वो एक्सपेंड कैसे करेगा? क्या? सर जैसे ये दोनों वॉल्स के बीच में है ना, तो सर फिर एक्सपेंड कैसे करेगा? तो किया क्या है? ये ऐसा ही तो रह गया ना। मैं बोला अगर ये चीज नहीं होती, दीवार नहीं होती, तो एक्चुअली में लेंथ ये होती। तो दीवार है तभी तो लेंथ इतनी रह गई। तो ये एक्सपेंड ही ना करेगा। अरे तो भाई गुरुदेव यही तो बोल रहा हूँ, अगर दीवार ही है बीच में, गर्म करने से इसकी लेंथ इतनी हो जानी चाहिए थी अगर दीवार नहीं होती तो। यस सर। लेकिन दीवार है तो लेंथ इतनी रही ना, यस सर। तो एक्सपेंड कहाँ हुआ? फिर वो फिर स्ट्रेन हो जाएगा ना। हाँ तो स्ट्रेन आ तो गया, तभी तो स्ट्रेन आ गया इसके अंदर। एक्चुअली में लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, पर अभी लेंथ है कितनी? इतनी है। तो ये तो क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी ये, तो इतनी कम है स्ट्रेस पोजीशन में। सर ये बेंड नहीं हो जाएगा? है? सर बेंड नहीं हो जाएगा, डिफॉर्म? अरे तेरे को बैंड नहीं करना अभी भाई। बैंड तो बहुत ज्यादा चेंज होगा, तब बैंड होता है। हल्के से चेंज से थोड़ी चीज बैंड हो जाती है। कोई इन्फिनिटी स्ट्रिक्ट चीज थोड़ी है ये। ओके सर। ओके। थर्मल स्ट्रेस समझ में आया? यस सर। डेल्टा एल के सामने नेगेटिव दूसरी बात है ना, इसको हटा भी देते हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर का चेंज है तो कोई है ना, इसको हटा भी देते तो वैसे ही। पहला भी समझ में किसी को?
एक और एग्जांपल बताऊं तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन। सुनो एक और एग्जांपल समझ लो। एक चीज होती है बाई मैट्रिक्स ट्री। बाई दो मैट्रिक्स हिस्ट्री बाई मैट्रिक्स ट्री इस पॉइंट पे फिक्स कर रखा है। ऊपर मान लो एल्यूमिनियम और नीचे मान लो आयरन है। आयरन हिस्ट्री और ऊपर कौन सी है एल्यूमिनियम। तो बाई मैट्रिक्स ट्री। अब मैं कहता हूं कि अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ आयरन, तो कौन ज्यादा एक्सपेंड होगा एल्यूमिनियम। तो अगर तुम इसको हीट करोगे तो ये तो कम एक्सपेंड होगा, ये ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो तुम्हें लगता है इसकी शेप ऐसी हो जानी चाहिए। ऐसे हो जानी चाहिए। फर्स्ट या सेकंड कैसी शेप होगी ऊपर है तो सेकंड और नीचे आयरन एल्यूमिनियम आयरन कैसी शेप हो जानी चाहिए। बोलो यार सेकंड ही होना चाहिए। क्यों एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी ना, और ये कम एक्सपेंड करता है इसकी लेंथ कम है। इसमें तो उल्टा हो गया, इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है इसकी कम हो रही है, तो ऐसी शेप हो जाएगी है ना। काम कहाँ आता है काम मतलब रूम में हीटर लगा रखा है ना। टेम्परेचर सेट कर दिया, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, हीटर ऑन रहेगा, कमरा गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा गर्म होता जाएगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्योंकि कमरे में यही है। तो इसमें कर्वेचर बढ़ता जाएगा। एक बार सेट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो कनेक्शन क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा। फिर से कमरे का टेम्परेचर कम होने लगेगा ये चीज भी वापस सीधी होने लगेगी। फिर से कनेक्ट हो गया तो फिर से इसमें ये सिस्टम चलता रहेगा। हाँ है ना, दैट इज सेटिंग थर्मोस्टेट क्रिएट करने के लिए। हाँ है ना, बात समझ में आई नहीं। जैसे कॉफी बनती है ना, अभी जैसे मैं कॉफी बना के आया तो कॉफी के अंदर क्या होता है, तो ऐसा थोड़ी कि पानी किसी भी टेम्परेचर पे बाहर निकल जाना चाहिए। कॉफी एक टेम्परेचर होगा तो होता है क्या है, जो इसका बेस होता है ना जो कॉफी मेकर वाला होता है उसके अंदर ना ऐसे एक स्ट्रिप लगी होती है, उस स्ट्रिप के नीचे होल होगा जिसमें से गर्म पानी बाहर निकलेगा। तो होगा क्या, उसके अंदर पानी गर्म होता जाएगा। लेकिन जब तक जिस टेम्परेचर पे आपको कॉफी बनाने के लिए पानी चाहिए वो उसी टेम्परेचर पे बाहर आना चाहिए, इसमें से पहले नहीं आना चाहिए। ठंडा आ जाएगा तो कॉफी बनेगी नहीं। तो क्या होगा कि इसके अंदर है ना ऐसे है ना बायोमेट्रिक स्टिक लगी रहती है। तो होता क्या कि पानी गर्म होता जाएगा तो ये स्ट्रिप यूं उठने लग जाती है। जैसे उस टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है तो ये ऊपर उठ जाती है, तो पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। हाँ यार, कैसा लगा फंडा। हाँ यार, तो अब तुम समझ गए। और भी एप्लीकेशन करने हैं। हाँ, कल तो मैं तुम्हें क्या बताया था, क्या एक्सप्लेनेशन क्या एप्लीकेशन बताई थी ब्रिजेस के अंदर
रेलवे ट्रैक में, और एक तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बताई, बिल्कुल दांतों में कैविटी हो जाती है, हाँ है ना, कैविटी कैसे फिल करवानी चाहिए, ये वाला समझ में आया ना अच्छी तरह से। तो यहाँ तक आने के बाद थर्मल एक्सपेंशन तो होता है खत्म। अब इसके अंदर हमारे पास नया टॉपिक है, और नए टॉपिक का क्या नाम है, स्पेसिफिक आज हम करेंगे कैलोरी। सबसे पहले देखो स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या होती है स्पेसिफिक? दो टर्म्स है, अच्छी तरह समझो। एक है स्पेसिफिक, एक है हीट कैपेसिटी। अब ध्यान से समझना, एकदम बहुत ही सिंपल है एकदम। स्पेसिफिक हीट है, मान लो आपके पास एक ट्यूब है, एल्यूमिनियम का, और इसका जो मास है वो है 5 kg। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक चेंज करने के लिए आपको जो इसको हीट देनी पड़ती है वो मान लो है डेल्टा क्यू। कितनी है? डेल्टा क्यू। तो एल्यूमिनियम तो डेल्टा क्यू हीट देनी पड़ती है, तो अगर डेल्टा क्यू अगर मैं हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर कहाँ से चेंज हो जाएगा? 10 to 20। तो मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? बाय तो कितना आएगा? हाँ तो कितना आएगा? मैं इसको कितनी हीट दूंगी इसका टेम्परेचर 10 से 11 हो जाए? डेल्टा क्यू बाय 10। अरे भाई 10 डिग्री से चेंज करने के लिए 10 से 20 चेंज करने के लिए डेल्टा क्यू भी है, तो 10 से 11 चेंज करने के लिए कितनी दोगे? डेल्टा क्यू बाय 10 है। अब 10 से 12 करने के लिए क्या करना है? इतनी हीट दोगे। 10 से 13 इतनी, 10 से 14, 10 से 15, 10 से 16, 10 से 17, 10 से 18, 10 से 19 और 10 से 10, तो डेल्टा की बात हो गया। आया? इस चीज को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हीट कैपेसिटी। आया? अगर इसका मैं मास कर दूं 10 kg, आया? अब मेरे को इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर 10 से 20 हो? 2 डेल्टा क्यू। ये 5 kg को अगर डेल्टा क्यू हीट देनी पड़ रही थी टेम्परेचर 10 से 20 करने के लिए, तो 10 kg को कितना देनी पड़ेगी? 2 into डेल्टा क्यू। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी 10 kg?
1 डिग्री से चेंज करेंगे कितनी हीट देनी पड़ेगी 10 केजी एल्यूमिनियम। भाई 10 से चेंज किया तो इतनी हीट चाहिए, तो 1 डिग्री से चेंज करोगे तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 5 डेल्टा क्यू बाय 5। तो पहले स्पेसिफिक हीट कितनी थी डेल्टा क्यू बाय 10, अब कितनी आ रही है डेल्टा क्यू बाय 5। हाँ यार, अगर ये 20 केजी का हो जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी, ये 20 केजी का हो जाए तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी क्यू की टर्म्स में बताओ, डेल्टा क्यू की टर्म्स। यार इसकी भी आधी कर दो सर 2 डेल्टा क्यू अपॉन 5 और 2 टाइम्स कर दो, हाँ है ना, तो कितना आ जाएगा नहीं ना बस, हाँ 2.5 आ जाएगा, हाँ है ना। तो बताओ 5 केजी एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी ज्यादा है या 10 केजी एल्यूमिनियम, 10 केजी की ज्यादा, ऑब्वियसली बात है। हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है 10 केजी एल्यूमिनियम की, 15 केजी की ज्यादा है या 20 केजी की, 20 केजी की। तो हीट कैपेसिटी क्या है, गिवन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज इट्स हीट कैपेसिटी। आया, अब 5 केजी एल्यूमिनियम के अलग है और 10 केजी एल्यूमिनियम के अलग है और 15 केजी एल्यूमिनियम के अलग है, मटेरियल सेम है पर अलग अलग है। आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई? अच्छी तरह से। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to change the, it is the amount of heat required to change the temperature of a given object by unit या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। समझ में आ गई? हीट कैपेसिटी समझ में आ गई? स्पेसिफिक हीट अलग क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट होती है, फिर से एग्जांपल से हटते हैं और फिर से इसको 5 केजी का कर देते हैं। आई बात समझ? मान लो इसको आप डेल्टा क्यू हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर 10 से 20 हो गया कितने का 5 केजी का। तो 1 डिग्री टेम्परेचर से चेंज करने के लिए इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी डेल्टा क्यू बाय 10, या अभी तो बताया ना। दिस इज व्हाट इट्स हीट कैपेसिटी। अब ये बात बताओ, अगर इसका यूनिट मास ले लूं, इसका यूनिट मास ले लूं तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज 1 केजी को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो जाए। 5 केजी के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री का टेम्परेचर, तो 1 केजी को कितनी हीट देनी पड़ेगी डेल्टा क्यू बाय 50 1/5 कर दो क्यू बाय 50। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। आया, अब तो ये 5 केजी की जगह 10 केजी का ब्लॉक ले लो, आई बात समझ? लेकिन लिया आपने एल्यूमिनियम का 10 केजी का, टेम्परेचर को इंक्रीमेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर गए। अब बताओ इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ध्यान से सुनना, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, दोनों की सेम है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या चीज है, इट इज एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे भी तुम यूनिट करोगे तो इसमें क्या है डेल्टा क्यू बाय 50 आ रहा है। अब देखो मेरी बात समझना, इसका टेम्परेचर 10 से 20 चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी 2 डेल्टा, हीट कैपेसिटी कितनी होगी डिवाइड बाय 10,
हाँ है ना? तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? हाँ है ना? सर आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, हाँ है ना? ठीक है, देखो इसको टू डेल्टा क्यू देनी पड़ेगी, 10 से 20 कम 10 के लिए, तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? हाँ है ना? और पर यूनिट मास के लिए कितना आ जाएगा? इसको 10 से डिवाइड तो q by 50 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है? q by 50 आ रहा है। ये सेम कब तक आएगा? जब तक ये किस चीज के बनते जाए, हमेशा सेम सेम सब्सटेंस के। हाँ है ना? किसके बनते जाए? तो ये मैं बताऊंगा आयरन का इतना आयरन लूं, इतना आयरन लूं या इतना आयरन, है ना? किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है? इसकी या इसकी? सेम अच्छा सेम है। तो फाइंड फॉर ए गिवन सब्सटेंस, है ना? जबकि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट, है ना? अब ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, एल्यूमिनियम के ये अलग है, ये अलग है, बात समझ में आई नहीं? और सब्सटेंस को समझ के, जैसे एल्यूमिनियम की अलग स्पेसिफिक, फिर आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, हाँ है ना? वाटर की अलग है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। बात ही सिंपल है। तो लिखो स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस समझ में आ गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में? यस सर। It is the amount of heat required to change the temperature of unit mass of a substance by unity. The unit mass of a substance By unity. अभी समझ में आ गया ना क्या मिलेगा? कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हीट कैपेसिटी है, वो दे रखी है, मान लो, चलो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो मेरे हिसाब से क्या ये तो हीट कैपेसिटी जूल अपॉन केल्विन, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा 500 जूल अपॉन केल्विन, हाँ है ना? या डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी? इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो अगर इसको तुम 30 केल्विन से मल्टीप्लाई करो, चाहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 केल्विन, एक ही बात है, चेंज तो बराबर ही आता है ना? केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आएगी, सिर्फ एनर्जी की। तो Q इक्वल टू स्पेसिफिक इनटू डेल्टा T होता है ना? सॉरी, Q इनटू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T, सीधा हीट कैपेसिटी दे रखा है तो सीधा टेंपरेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हीट देनी पड़ेगी अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक हीट को S से रिप्रेजेंट करता है। एवं बताओ S की क्या यूनिट होगी? सर हीट कैपेसिटी पूरा नहीं लिख रहा है, हीट कैपेसिटी सर जूल बाय केल्विन के आगे वाला लिख रहा। इसकी यूनिट होनी चाहिए जूल पर क्या यूनिट पर की, हाँ या ना? अब मैं लिख दूं 20, हाँ या ना? अब इसका क्या फॉर्मूला होगा?
आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि मास कितना है। अगर मान लो मास है 4 kg, तो इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है 4, स्पेसिफिक हीट कितना है 20 जूल पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री से चेंज किया, हाँ है ना, या 30 केल्विन, केल्विन से केल्विन, केजी से केजी गायब हुआ, हाँ है ना। एक चीज बताओ, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी किसके बराबर है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट, किसके बराबर आ जाएगा? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसके बराबर? मास इनटू स्पेसिफिक, तो क्या आ जाएगा? हीट कैपेसिटी। क्या फंडा समझ में आ गया? आसानी बात है या नहीं? स्पेसिफिक हीट अब कई तरीके से डिफाइंड है। अब यूनिट मास आप कैसे ले सकते हो? या तो पर केजी ले सकते हो, आया, या पर मोल ले सकते हो। नंबर ऑफ मोल से भी तो सब्सटेंस को बताते ही है ना, इतना 5 मोल ऑफ सब्सटेंस है, हाँ या ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आप मोल्स के टर्म्स में बोलोगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 mole of a substance by 1 degree centigrade is known as molar specific heat। आया, मोलर स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया क्या है? the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a substance by unit is known as molar specific heat। पक्का समझ में आया? लिख लो। मोलर स्पेसिफिक हीट समझ में आई गई बात? तो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या आएगा? यहाँ पे ये चीज क्या आएगी? हीट कैपेसिटी में यहाँ पे केजी की तरह क्या आएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? अगर मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको एन से रिप्रेजेंट करूँ तो इसको भी N से। समझ में आ गई बात? सिंपल बात है, मतलब इसके अंदर है ना कॉमन सेंस, बस उसी से काम हो जाना है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी समझ में आ गया। सुनो, ये तो बाद में पता चला कि कैलोरी अलग चीज है, हीट अलग है। पहले तो ये लगता था हीट अलग है और वर्क अलग। पहले क्या सोचते थे लोग? हीट अलग और वर्क अलग है। तो पहले लोग पता कैसे सोचते थे हीट के बारे में? लोग सोचते थे कि देयर इज समथिंग इनविजिबल फ्लूइड व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जनरली चीज को गर्म कर देते तो रेड हो जाती है, ये ठंडी चीज मान लो, हाँ या ना। अगर इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कभी दोनों को कांटेक्ट में लेकर आओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसका टेम्परेचर घटता जाएगा, हाँ या ना। कुछ सिचुएशन ऐसे होने लग जाएगी, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं?
लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? अब जब ऐसा होने लग जाएगा, ऐसा होने लगेगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जो हीट है वो किधर से किधर ट्रांसफर हो रही है, इधर से इधर। तो लोग सोचते थे इट इज एन इनविजिबल फ्लूइड जो कि कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जिसके पास है इनविजिबल फ्लूइड इसको बोलते थे कैलोरीफिक फ्लूइड। पहले ऐसे ही बोलते थे, अब तो बात ही नहीं है, मतलब इसका मतलब ही नहीं। तो क्या था कि इधर से ये फ्लूइड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसके पास अगर फ्लूइड कम हो गया और इसका बढ़ गया तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। हाँ या ना? तो पहले लोग हीट के बारे में ऐसे सोचते थे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ दिस इनविजिबल फ्लूइड नोन एज कैलोरीफिक फ्लूइड। तो बोलते थे हीट अलग ही चीज है, वर्क तो अलग चीज है। हाँ या ना? तो टेम्परेचर किसी का बढ़ाना हो तो उसको क्या चीज देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, हीट कैलोरीफिक फ्लूइड पहले के हिसाब से। एक बंदा था, ठीक है, जेम्स में, उसने पता क्या किया, बंदूक होता है ना, बंदूक की बैरल बनवाना था। अब बंदूक की बैरल होगी तो उसके अंदर तुम्हें पता कि अगर मान लो एक लोहे की रॉड उसमें बैरल बनाना है तो उसमें स्क्रू डाल के उसको ऐसे काट देते, तो घुमा रहे थे उसके अंदर, उसको काटने लगे ना, तो उसने देखा यार जो रॉड है जिसमें बैरल बना रहे थे वो भी गर्म और स्क्रू भी गर्म। और पहले क्या कहता है, ये कैलोरीफिक फ्लूइड क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफर ही हो रहा है। उसका दिमाग खराब, बोला भैया ठंडी कौन सी चीज हो गई इन दोनों में से, फ्लूइड किधर से किधर चला गया, समझ नहीं आया उसको। आया ना? तो फिर पता क्या हुआ, उसने का आइडिया लगाया, बोला ये जिसको हम बोल रहे हैं ना कैलोरीफिक फ्लूइड, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी आई है कहाँ से आई है, मेरे वर्क से। सो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। फिर लोगों ने सोचा अगर वर्क से हीट बना सकते हो, क्या हीट से वर्क मिल सकता है? मिल सकता है यार, स्टीम इंजन ये तो काम करता है। आया ना? आपकी गाड़ी में सारी इसी प्रिंसिपल पे तो बेस्ड है, दैट इज हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है और हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके बाद में इसका यूनिफिकेशन हो गया। उससे पहले जो हीट की यूनिट थी ना वो कैलोरी और वर्क की यूनिट क्या होती थी, जूल। तो बोला इन दोनों में रिलेशन है। तो पहले कैलोरी में ना कैसे डिफाइंड था, कैलोरी कैसे डिफाइंड है, it is the amount of heat required to change the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। तो ये कैलोरी की डेफिनेशन है। तो लिखो एक कैलोरी, कैलोरी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, the amount of heat required to change the temperature of, the amount of heat required to change the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। इसको एक कैलोरी और एक इसकी हीट बाहर निकल, ये दोनों चीजें तो क्या है, सेम है। कल क्लासेस में कितने, मेरी क्लासेस में कल नहीं है, कल है या नहीं है शो कर। हाँ तो तुम फ्री चल लो। हाँ क्या कल क्लास लगानी है लगानी है भैया, ये बताओ, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है नहीं करना? यस सर। हाँ तो क्लास लेकर सेलिब्रेट करेंगे हम कल। हाँ यार, क्या ऑफ चाहिए यार, पूरे साल तो ऑफ ही चलता था, कितना ऑफ चाहिए? चलो बताओ फिर भी, अगर ऑफ चाहिए तो बोलो।
कर दो। मांगने को कुछ नहीं मिलता दुनिया में। ठीक है, पढ़ लो यार। किसी ने कहा किसका टेस्ट का सिलेबस क्या है, मैंने क्या बताया था टेस्ट का सिलेबस? वही जो पिछले टेस्ट में था, सर फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स। यस सर। ऐसा बोलते हैं मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ही है, एक ही चैप्टर जो पिछले टेस्ट में था, क्योंकि पहली बार से तुमसे क्वेश्चन पूछे ही ना, तो एक बार और कर लूंगी क्वेश्चनों को। आया ना उसी चैप्टर के दोनों क्वेश्चन। चैप्टर अरे भाई एक ही चैप्टर है वो, इलास्टिसिटी वाला, वही करेक्ट फ्लूइड बोला। मैकेनिक्स नहीं आएगा? बिल्कुल होगी समर्स में। चलो अब इधर जाने दो। तो कैलोरीमीटर नाम सुना तुमने? बॉब कैलोरीमीटर नाम सुना? बॉब कैलोरीमीटर नहीं सुना? कोई बात नहीं सुना। एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ थर्मली इंसुलेटेड या कुछ पानी होता है, इसके साथ एक थर्मामीटर लगाया होता है, इसके अंदर एक ऐसा फैन सा लगाया होता है, वैसे कनेक्टेड होता है, एक पुली के साथ में कनेक्टेड होता है, एक टाइम मास होगा, ये जब नीचे आएगा तो इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फैन घूमेगा, पोटेंशियल एनर्जी फैन की काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी? पानी को मिलेगी, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम करते हैं, इसको बोलते हैं बॉब कैलोरीमीटर। है बात समझ में आई नहीं? इससे देखा कि भैया कितना वर्क करने से कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके अंदर ये भी पता है कि कितना पानी है। इससे हमने आइडिया लगाया कि एक जूल वर्क कितनी हीट के बराबर, कितनी कैलोरीज के बराबर आया। तो इससे पता चला कि एक कैलोरी, एक कैपिटल सी का भी लिखा है, पूछो क्यों? बता दो। स्मॉल लिखा है, एक कैलोरी इक्वल टू 4.128 जूल। जैसे तो लिखो 4.2 राउंड अबाउट 4.182 होता है, 182 आया 4.2 के बराबर है। बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? एक कैलोरी आया, इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब मैकेनिकल वर्क किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है। क्या बात समझ में आई नहीं? इसके बाद में ये ना हीट और एनर्जी एक ही बात होती, इससे पहले वर्क अलग था और हीट अलग थी। क्या बात समझ में आ गई सबको? देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, समझ आ गया? ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट समझ आ गया। अब ये तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए 1 ग्राम को कितनी हीट देनी पड़ती है? अभी तो बताया 1 ग्राम ऑफ वाटर 14.5 to 15 पर। हाँ है ना, कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। यार अभी 2 मिनट पहले डेफिनेशन लिखाई है 1 कैलोरी। हाँ है ना, या फिर कितनी हीट देनी पड़ेगी जूल की टर्म्स में? 4.2। तो 100 ग्राम 1000 ग्राम वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1000 कैलोरी। या फिर कितना जूल?
हाँ है ना, 1000 ग्राम तो 1 kg हो गया। तो ये क्या चीज है वाटर की स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ ए सिस्टम, यूनिट मास क्या बनेगी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है इसमें बताओ तो ऐसे जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड हाँ है, या फिर क्या बोलूंगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हाँ है। तो जनरली कैलोरीज को मैं यूज करता हूँ, जूल को कम यूज करता हूँ, लेकिन इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर। हाँ यार क्या बात समझे नहीं अच्छी तरह से आनी थी, बात ही थी सिंपल। तो अब आपको स्पेसिफिक समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, कैलोरी यूनिट का बॉम्ब कैलोरी यूनिट का सही पता चल गया। ठीक है, एक चीज बताओ, अब जैसे पानी है, जैसे मान लो एक बॉल है, एल्यूमिनियम की बॉल है, इसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होने लग जाएगा? लेकिन अगर मान लो मैं वॉल्यूम पकड़ के एकदम टाइट कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में ऐसा फोर्स लगा के रखो चारों तरफ कि टेम्परेचर बढ़े तो इसका एक्सपेंशन नहीं, तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम क्या रहा इसका, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। आया बात समझ में अच्छी तरह से? सॉलिड्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैसेस में बहुत फर्क पड़ जाता है। हीट करो तो गैसेस एकदम से एक्सपेंड करती हैं, तो आप एक कंटेनर के अंदर गैस डाल के फिर गर्म करते हो और फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो रहा है, और मान लो उसे आपने अंदर 1 मोल डाला है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई आया ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मान लो तुमने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर हीट डाली, अब उसको गर्म कर रहे हो, तो अब बैलून एक्सपेंड हो सकता है, तो बैलून के अंदर वही प्रेशर होगा जो बाहर प्रेशर होना चाहिए, आया ना, तभी तो बैलून की स्किन रुकी रहेगी, अंदर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा तो फट जाएगा बैलून, तो आया ना। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, क्या लॉजिक समझ में आता है? तो ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप प्रेशर क्या रख रहे हो कांस्टेंट, तो वॉल्यूम चेंज कर रहे हो लेकिन अंदर का प्रेशर क्या रख रहे हो कांस्टेंट रख रहे हो, और फिर देख रहे हो कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो, तो इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ ये गैसेस में ज्यादा डिफाइंड है, सॉलिड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिफिक हीट तो सॉलिड्स की भी हो सकती है, लिक्विड्स की भी हो सकती है और गैसेस की भी हो सकती है। तो गैसेस के अंदर आप दो टर्म्स और पढ़ोगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर सॉलिड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हालांकि होता है एक्सपेंशन, लेकिन हम मान कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे भी टर्म्स आएंगी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट, सिंपल स्पेसिफिक हीट। मन से चाहो वैसा बना, पक्का? ये बताओ ये सारी बात एकदम लॉजिकली समझ, लॉजिकली पक्का? आज ये जो चैप्टर है ना, पेज नंबर 2 कैलोरी स्टार्ट हो, कैलोरी लिखा होगा, इससे पहले पूरी चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम करने शुरू हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये पूरी डेफिनेशन में दे रखी है ना, कैलोरी तक तो रेडी लगाया, ठीक है, फिर अगर करने इसके क्वेश्चन में आएंगे कैलोरी पूरा पड़ जाएगा, फिर आएगा स्टेट ट्रांसफर एवं केटीजी पढ़ लिया, समझ आएगा रेफरेंस नंबर पढ़ लीजिए, मैं सुपर क्लास करेंगे देता हूं। ये आज जो पढ़ाया आगे सबको समझ
तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर कराने को तो मैं आगे भी करवा देता, लेकिन अब वो टॉपिक फिर से ये क्लास थी, इसलिए मैंने टाइम था हमारे पास। सर कल क्लास है? मैं तो खुद तुमसे पूछा था है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो और भी बढ़िया।